तो देखें बंद पास ए बी डी ए में, ए बी डी ए में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से करेंगे बात, जो इसमें है किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, केवीएल से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई, मतलब उस बंद पास में लगे सभी प्रतिरोधों और उसमें बहने वाली धारा के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त सेलों के विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें आई आर का चिन्ह कैसे लेते हैं? हम एक चलने की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आई आर पॉजिटिव, विपरीत चल रहे हैं तो आई आर नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से एक दिशा निर्धारित कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा I1 R1 धारा की दिशा में पॉजिटिव, इसमें कोई धारा नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। फिर इसमें हम गए, इसमें धारा नहीं है, सॉरी, प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का तो हो सकता है, धारा नहीं है तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फिर ये हो जाएगा I2 R3, I2 R3 ये लिया जाएगा नेगेटिव। तो I1 R1 पॉजिटिव हो गया प्लस I1 R1 और I2 R3 नेगेटिव हो गया माइनस I2 R3। अब इस पाश में इस केवल इस पाश की बात करेंगे तो इसी की बात होगी। इस पाश में कोई सेल नहीं लगा हुआ, सेल बाहर है, ये है पर बाहर है, इस पाश में नहीं है। तो सिग्मा ई क्या हो गया? 0 हो गया। ये टर्म इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो I1 R1 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 R3। R3 को अपॉन में ले आए तो R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 अपॉन I1। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं दूसरा बंद पास बी सी डी बी में। बंद पास बी सी डी बी में, अब इस पाश में लें, वही होगा। चलने की दिशा पहले एक निर्धारित करेंगे हम। तो इसमें हम मान ले रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। तो I1 R2 पॉजिटिव और I2 R4 नेगेटिव, और इसमें भी कोई सेल नहीं लगा हुआ तो ये सिग्मा ई 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस I1 R2 और प्लस माइनस I2 R4 इक्वल्स टू 0। ये टर्म इधर जाएगा तो I1 R2 तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रह गया, I2 R4 राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से R4 अपॉन में आ जाएगा, R2 अपॉन R4 और ये I1 इधर चला जाएगा, I2 अपॉन I1। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लें, क्योंकि दोनों ही I2 अपॉन I1 के मान है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर एक व 2 की तुलना कर लें तो ये क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। तो ये आ गया R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो ये हमारे पास
रिलेशन आ गया, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रूफ है। यहाँ तक की ये बात होती है व्हीटस्टोन सेतु के। अब आगे की बात आती है, इसके बारे में और भी बातें हैं जो करनी होती हैं हमें। इसके बारे में क्या है वो इसमें ये जो अवस्था है व्हीटस्टोन सेतु की, जिसमें कि धारा मापी में कोई धारा नहीं बह रही है, ये जो अवस्था है जिसमें कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस अवस्था को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था। जिस अवस्था में ये जो Ig इक्वल्स टू 0 की अवस्था को, Ig इक्वल्स टू 0 की अवस्था को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं संतुलन की। हाँ भाई, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर कहीं हमसे कहा जाता है हाँ भाई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो हम समझ जाए वहाँ Ig इक्वल्स टू 0 है, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 के, अर्थात दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। दूसरा टर्म आ जाता है AB। संतुलन की अवस्था में AB और BC ये कहलाती हैं अनुपातिक भुजाएं। अनुपातिक भुजाएं। और AD कहलाती है ज्ञात भुजा। और DC कहलाती है अज्ञात भुजा। ध्यान देना है, AB और BC को तो हम अनुपातिक भुजाएं कहते हैं, AD को हम ज्ञात भुजा कह देते हैं, और DC को हम अज्ञात भुजा कहते हैं, क्योंकि इनका अनुपात से ही काम चलता है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए, एक इनके तो अनुपात की जरूरत पड़ती है। ये एक की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, तो एक की वैल्यू इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे हम इस वाली उसमें लगाते हैं। ये है टर्म। तीसरा जो टर्म है वो है व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता। व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता। सेंसिटिविटी। ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी से क्या मतलब है कि प्रतिरोध, जो कोई भी उपकरण जो बनाया जाता है किसी मेजरमेंट के लिए, तो जिस मेजरमेंट के लिए वो बनाया गया है उसके छोटे छोटे चेंजेस को भी अगर वो मार्क कर लेता है, छोटे छोटे चेंजेस को भी ऑब्जर्व कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, तो उसकी सेंसिटिविटी हाई कहते हैं। तो वही यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु की भी बात है। प्रतिरोधों के अनुपात में अगर एक छोटा सा भी परिवर्तन ये डिटेक्ट कर ले, मान लिया प्रतिरोधों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात 0.2 है, इसका 0.21 है, और गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बह रही है, तो बराबर तो नहीं है, तब भी नहीं बह रही, तो हम कहेंगे कम सेंसिटिव है। और दूसरे गैल्वेनोमीटर में धारा बहने लग रही है, अगर जरा सा भी अनुपात में चेंज है तो धारा मापी में धारा बहने लग रही है, तो उससे पता चल जा रहा है भी चेंज है थोड़ा सा, तो उसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। तो धारा मापी इसकी सेंसिटिविटी हाई किस अवस्था में होती है? सेंसिटिविटी हाई उस अवस्था में होती है जब चारों प्रतिरोध
का ऑर्डर सेम होता है। चारों प्रतिरोधों की कोटि समान होने पर सुग्राहिता इसकी अधिकतम होती है। सुग्राहिता जो है वो अधिकतम होती है समान होने पर। कभी हमसे पूछा जाएगा कि इसकी सुग्राहिता सेंसिटिविटी हाई कब होगी, कि पहली बात तो सेंसिटिविटी क्या हुई कि सेंसिटिविटी ये हुई कि सूक्ष्म परिवर्तनों को, प्रतिरोधों के अनुपात में सूक्ष्म परिवर्तनों को भी मापन की जो उसकी क्षमता है, डिटेक्ट करने की जो क्षमता है, संसूचन की जो क्षमता है, सूक्ष्म परिवर्तनों को भी संसूचित करने की जो क्षमता है, उसी को हम कहते हैं उसकी सुग्राहिता। और सुग्राहिता उस अवस्था में आएगी जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के होंगे। चारों प्रतिरोध समान कोटि का मतलब ये भी मान लिया अनुपात बराबर, तो उस समय भी हो सकता है कि ये 1 है, ये 100 है, ये 10 है और ये 1000 है। इस समय भी अनुपात बराबर आएगा। ये 1, 100 और 10 और 1000, तब भी अनुपात, इसका भी 1/100 और इसका भी 1/100। और उस समय इसकी सुग्राहिता हाई नहीं होती है, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ उस प्रकार से हो जाता है। तो सुग्राहिता हाई तभी होगी जब ये 10 है तो ये 20 है, ये 20 है तो ये 40 है। सेम ऑर्डर के हों, सब हो तो सब 100 में हो तो सब 1000 में हो तो सब यूनिट प्लेस में हो तो सब टेंस तक के में हो, तो उसकी सुग्राहिता अधिकतम होती है। अब अगली बात आती है कि भाई हम इसकी सुग्राहिता, अगर हम एक क्वेश्चन इसमें अक्सर ही देखने को मिलता है कि अगर हम धारामापी और सेल की स्थितियों को परस्पर बदल दें, धारामापी और सेल की स्थितियों को इंटरचेंज कर दें, तो क्या शून्य विक्षेप की स्थिति पर संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो, अगर हम इसको यहाँ लगा दें, इसको यहाँ लगा दें, तो बात वही हुई। एक विकर्ण के मध्य सेल जुड़ गया, इसे तो हमने बाहर से स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि अंदर बना देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो बात तो वही है कि अगर हमने यहाँ पे सेल जोड़ दिया तो एक विकर्ण के मध्य सेल जुड़ा है, दूसरे विकर्ण के मध्य धारामापी जुड़ा है, तो बात तो वही हुई। वो अब भी वही बात हुई। होता क्या है कि अब थोड़ा सा धारा का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। अब धारा यहाँ से चलेगी, मान लिया पहले धारा यहाँ से बट रही थी, अब धारा यहाँ से बटेगी। इधर से मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की ओर है तो यहाँ से धारा जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर आके मिलके फिर इसमें जाएगी। तो अब धारा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया तो सुग्राहिता बदल जाती है। अगर हम धारामापी और सेल की परिस्थितियों को बदल देने पर संतुलन की अवस्था पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धारामापी तथा सेल की स्थितियों को परस्पर बदलने पर संतुलन की अवस्था पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं। तो प्रभाव किस पर? सुग्राहिता पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ेगी घटेगी वो प्रतिरोधों पर निर्भर करता है, सुग्राहिता पर प्रभाव पड़ेगा। संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुग्राहिता पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। अब एक और बात आती है कि भाई इसमें धारा शून्य क्यों हो जाती है, इसमें धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती संतुलन की अवस्था में? संतुलन की अवस्था में क्या होता है? बिंदु B और बिंदु C के विभव बिंदु B और बिंदु D के विभव समान होते हैं। संतुलन की अवस्था में बिंदु B और बिंदु D के जो विभव होते हैं वो समान हो जाते हैं। धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है कि B और D के विभव समान हो जाते हैं, इनके बीच विभवांतर शून्य हो जाता है, जिसके कारण
इस वाली शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये मुख्य बिंदु है, इस पे ध्यान देना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको याद मालूम होना चाहिए। केवल यही नहीं कि हमें प्रूफ मालूम है बस हो गया काम। तो ये भी एक है। अब इसे सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये जो है ये एक सेतु की तरह कार्य कर रहा है। पूरा परिपथ धारा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। धारा इधर से जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, धारा को डिवाइड नहीं होने दे रहा है। एक सेतु की तरह कार्य कर रहा है। इसी मारे इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। इसी मारे सेतु वर्ड किया गया है कि धारा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दे रहा, ये दो भुजाओं के मध्य एक सेतु की तरह कार्य कर रहा है। इस मारे इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो ये मुख्य बातें हैं व्हीटस्टोन सेतु की। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्या है व्हीटस्टोन सेतु? प्रतिरोधों का एक संयोजन, 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है जो कि चतुर्भुज की 4 भुजाओं के अंदिश जो संलग्न होते हैं, जुड़े होते हैं। एक भुजा में एक विकर्ण में सेल और दूसरे विकर्ण में धारामापी हैं, कुंजियां भी हैं। फिलहाल उसको मेन बात यह है। क्या है सिद्धांत? यदि 2 संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये इसका सिद्धांत है। बाकी प्रूफ की जो भी बात है और जो मुख्य बातें क्या हुई कि मुख्य बातें इसमें ये हो गई कि इसकी जो ये भुजाएं अनुपातिक भुजाएं, ये ज्ञात और ये अज्ञात भुजा कहलाती है। सुग्राहिता इसकी कब अधिकतम होती है? जब सभी प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं। और जब भी हम जहां भी उपयोग करेंगे व्हीटस्टोन सेतु वहां पे सावधानी होती है कि चारों प्रतिरोध समान कोटि के होने चाहिए। फिर इसके बाद धारामापी की सुग्राहिता से क्या मतलब है कि छोटे से छोटे परिवर्तन को भी अगर ये डिटेक्ट कर लेता है, प्रतिरोधों के अनुपात में अगर सूक्ष्म परिवर्तन भी है और उसमें वो डिटेक्ट कर लेता है, इसकी ये मापी उसकी सुग्राहिता कहलाती है। और कब अधिकतम होती है? जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं। फिर अगर हम धारामापी और सेल की स्थितियों को परस्पर बदल दें तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा संतुलन की अवस्था पर? संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु सुग्राहिता परिवर्तित हो जाएगी। बढ़ेगी घटेगी वो प्रतिरोधों के अनुपात पर डिपेंड करेगा, वो पहले से नहीं बता सकते जब तक कि प्रतिरोधों के मान नहीं मालूम। फिर अगर हमसे कोई पूछता है कि इस अवस्था में धारा क्यों नहीं बहती संतुलन की अवस्था में? क्योंकि इस अवस्था में बिंदु और बिंदु डी के बी और डी के विभव समान हो जाते हैं। तो ये है हमारा व्हीटस्टोन सेतु।